जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ये जो भी प्रश्न है अलग अलग एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। तो मैंने ऐसे गेस्ट पेपर लेकर आया हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो यकीन मानिए जो क्वेश्चन का लेवल है आपका इसी पैटर्न पे आने वाला है। तो नहीं मैं खुद ज़्यादा हाई क्वेश्चन कराऊंगा ना ज़्यादा लो, मैं लेवल लेकर चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। इसमें ऐसे-ऐसे मैंने प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो ज़्यादातर अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की पेपर देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी चैप्टर में आपकी कमांड बढ़िया है, बना लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कि आप मॉक देखकर देखेंगे कि मैथ में मेरा कितना स्कोर आ रहा है। बाकी आप नए अगर इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए बच्चे भी इस चैनल को वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैं कुछ स्मार्ट अप्रोच भी सिखाऊंगा कि बहुत से ऐसे स्मार्ट बड़े से बड़ा लॉन्ग प्रोसेस को कैसे कुछ ऐसा मेथड है जिसको कम समय में आंसर ला सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ऐसा ही ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। तो देर न करते हुए आइए आज का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चनों के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 18,000 रुपए की राशि पर 1 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती हो। ऑप्शन दिया है 3780 रुपये, 2450 रुपये, 4500 रुपये और 3650 रुपये। ये ऑप्शन है। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन शानदार है। आपको मूलधन जो है दे दिया है, मूलधन दे दिया 18,000 रुपये और समय दे दिया है, समय 1 वर्ष, 1 वर्ष है समय। रेट दे दिया है 20% की वार्षिक दर से। रेट जो है वार्षिक दिया है यानी कि 20% की दर से। तो आपसे कह रहा है कि अगर छमाही देंगे, अर्धवार्षिक को हम छमाही बोल सकते हैं क्योंकि 6 महीने पर, क्योंकि साल का आधा है तो अर्धवार्षिक बोले या 6 महीना बोले, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। छमाही देना है तो कह रहा है कि आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी सीआई बताइए। सीआई को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं, कई तरीका है, बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जितना मूलधन है उसको लिख लेते हैं। सर 18,000 है तो 18,000 लिखिए, इंटू कर दीजिएगा। आप खुद बताइए, आप 6-6 महीने पे कहीं पैसा जमा कर रहे हैं, अगर 1 साल आपको पैसा जमा करना हो तो कितना बार देंगे। कहेंगे सर अगर 6 महीने पे हम पैसा जमा कर रहे हैं तो 6 महीने पे एक बार जमा करेंगे, फिर 6 महीने पे एक बार जमा करेंगे, अर्थात 1 साल में 2 बार देंगे। तो जो 1 साल में 2 बार देंगे वही 2 आपका टाइम अब हो जाएगा। ये जो 2 साल है ना, यही 2 क्या होगा, टाइम, यानी कि जो अब समय है वो 1 नहीं अब 2 हो गया। छमाही है इसलिए हमने 2 बार, यानी कि साल भर में छमाही के हिसाब से हमको 2 टाइम देना पड़ेगा, अर्थात टी का मान अब 1 की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। लेकिन रेट बताइए, रेट जो 20% है, दर 20%, वो कहेगा कि आपको साल भर पे 20% ब्याज देना पड़ेगा। तो 1 साल का कितना लगेगा, उसका आधा 10%, यानी छमाही, सॉरी 1 साल का है 20% तो 6 महीना का कितना, रेट का भी आधा हो जाएगा, यानी जैसे रेट का आधा हो जाएगा 10%। आपको क्वेश्चन ये जानकारी के हिसाब से ये छमाही दिया था तो इसका यूज करना है। समय है 2 वर्ष, 10% का रेट है, यानी कि ये रेट परसेंटेज में होता है। तो यहाँ देखिए दर दिया है 10%, टाइम 2 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, 18,000 का 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100। आपको कंफ्यूजन होगा सर आपने रेट कैसे निकाल दिया, तो रेट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका 10 का स्क्वायर बोलिए आर स्क्वायर, 2 स्थान पे दशमलव लगाइए, फिर आर का डबल कर दीजिए। इससे क्या होता है कि इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। जैसे 10 का स्क्वायर बोलिए, कहेंगे 100, 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव, एक जो बचा है वो हासिल हो जाएगा, उसे रखे रहिए। 10 का डबल करेंगे 20, क्योंकि आर क्या है, रेट है 10, 10 का डबल करेंगे 20, एक हासिल जोड़ देंगे 21, यानी कि दशमलव के बाद कोई माने नहीं, यानी कि 21% है। तो वही 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% बैठता है। इसको हटा देते हैं, सिर्फ दशमलव का इधर का यूज कीजिएगा, दशमलव आर स्क्वायर, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ, वीडियो पे जाइएगा, आपको वीडियो पर सोल्यूशन चक्रवृद्धि ब्याज का इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं। तो 2 साल का 21%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल आउट कर दीजिए, 18 से काटिए, 18 एकम 18,
हासिल हो जाएगा। एक 18 दुना के 36 एक 37, एक जीरो ये छोटा है उतार लीजिए, यानी 3780 रुपया अर्धवार्षिक रूप से जो 6 महीने पे देगा तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3780 रुपये। ऑप्शन है ये देखते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। आपको अगर ये तरीका हार्ड लग रहा है तो आप रेशियो मेथड भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान से वो भी लगाएंगे। कोई भी चीजें हार्ड नहीं होता है, आपके समझ के ऊपर होता है। अगर आप इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में 10% को तो 1/10 बनता है। आप जानते हैं एक तरफ मूलधन का अनुपात और एक तरफ मिश्रधन यानी अमाउंट का अनुपात लिखा जाता है, यानी मिश्रधन का। ये नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाता है, यानी कि 11। 2 टाइम करना है तो इसको 2 बार लिखिए, क्योंकि समय 6 महीना पर 2 बार दिया ना टाइम, तो यहाँ पे लिखिए 11। इधर करेंगे तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, इधर 121 हो जाएगा। हमारे हिसाब से मूलधन हो जा रहा है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो ब्याज कितना होगा, पहले 100 रुपये था, 121 रुपये हो गया। अगर ब्याज का अनुपात हम यहाँ पे बनाए, ब्याज का अनुपात, तो 100 में से 121 में 100 घटाएंगे, 21 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से मूलधन 100 रुपया ही बता रहा है, 1800, यानी कि 1800 से इसको काटेंगे तो 18 गुना, तो इसका भी 18 गुना करेंगे तब वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, जैसा माइंड में क्लिक कर जाए। कहने का मतलब इस तरह के प्रश्न पेपर में दोबारा कभी पूछेगा तो आपको छोड़ना नहीं है। छमाही देगा या तो कहेगा क्वार्टरली जमा कीजिए, तो कई तरीके से पूछता है, तो इस तरीके से। अगर ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखिएगा, इसका भी नियम होता है कि जब भी छमाही आपसे देगा, छमाही, तो आप याद रखिएगा समय में सब छमाही देगा तो हमेशा 1 साल से तुलना कीजिएगा। तो 1 साल में छमाही देगा तो 2 बार देना पड़ेगा, तो समय में 2 से गुणा कर देते हैं, और जो दर होता है दर में 2 से भाग दे देते हैं। तो ये अभी सब नियम लगता है। समय में इसीलिए 2 से गुणा करते हैं क्योंकि 6 महीना पे देगा तो 2 बार देना पड़ेगा, और दर 20% है 1 साल का, तो आधा साल का 10% हो जाएगा। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट आप इस तरह निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। हमारे हिसाब से मूलधन देखिए यहाँ 100 है, ये क्या नहीं मूलधन दिया 18,000 है। डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 1 का मान 180 है, तो 21 का मान कितना है, इसी में 180 का जैसे गुणा करेंगे वही आ जाएगा आपके 3780। यह भी आपका ब्याज निकल के चलाएगा। ये मेथड जो है, इससे ब्याज सब निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इसको हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसको हटा देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8,320 रुपये हो जाता है, तो अवधि ज्ञात कीजिए। इस बार आपसे समय पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है। चक्रवृद्धि ब्याज में समय कैसे निकालते हैं, आइए उसको सीखते हैं। अगर जब भी आपसे समय पूछेगा, याद रखिएगा समय, तो जब भी समय पूछेगा तो याद रखिएगा एक तरफ मूलधन, दूसरे तरफ मिश्रधन का अनुपात बनाकर हल कीजिए, क्योंकि अनुपात बनाकर हल करेंगे तो जल्दी स्मार्ट इसका सोल्यूशन है, जल्दी आंसर आ जाता है। तो एक तरफ आपको क्या रखना है, मूलधन का अनुपात लिखना है, दूसरी तरफ आपको मिश्रधन का अनुपात लिखना है। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। एक तरफ मूलधन का अनुपात, दूसरी तरफ मिश्रधन का अनुपात लिखना है। तो मूलधन दिया है 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 अनुपात है मिश्रधन कितना, तो आप जानते हैं वो जो दिया है 8,320 रुपये वो ब्याज है। अगर ब्याज को मैं मूलधन में जोड़ देता हूं तो मिश्रधन हो जाता है। अगर मैं ब्याज को मूलधन में जोड़ देता हूं तो मिश्रधन हो जाता है। तो 50,000 में 8,320 जोड़ेंगे तो 50,000 में 8,000 जोड़ेंगे 58,320 रुपये अमाउंट हो जाएगा, यानी 58,320 रुपये ये मिश्रधन हो गया। अब काम देखिए, इसमें दर भी दिया होगा आपके पेपर में, कितना दिया है 8%, तो 8% रेट है। इसी के सहारे से हम अपना समय निकाल लेंगे। कैसे समय निकालते हैं, आइए ये काटिए आपस में, जब अगर कटे तो ये 0 से 0 कैंसल आउट कर दीजिए। 4 से भी काट सकते हैं क्योंकि डबल जीरो 4 से भी कट सकता है, तो हम डायरेक्ट 2 से ही काट रहे हैं। 2 से काट 4 से चाहे काट दीजिए, छोड़िए, ये 50 था क्योंकि डबल 4 से काटेंगे इसको तो देखिए 4 एक कम 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूना के 8,
4 5 20 1 0, 1250 बार में कट गया। 4 से इसको काटेंगे तो देखिए 4 एक कम 4, 1 बचा 18 हो गया। 4 चौके 16, 2 23, 4 5 20, 3 4 8 32, यानी कि 4 से इतना बार में कट गया। क्या अब भी कटेगा तो कहेंगे बिल्कुल। इसको 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 625 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 729 हो जाएगा। ये 625, ये 729। अब ये आपस में नहीं कटेंगे। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमने इनको काट कर रेशियो बना लिया। आप रेशियो बना लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। रेट है 8%, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कीजिएगा तो 2/25 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 8% को फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, नीचे का मूलधन होता है, ऊपर का ब्याज। तो मूलधन की जगह पर मूलधन लिखिए, अब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। ये बताइए 25 का आपस में कितना बार गुणा करें कि 625 आ जाएगा। तो कहेंगे सर 25 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे, 25 × 25, तो ये 625 बनेगा। यानी कि इसका आपस में 2 बार गुणा करेंगे। अगर 2 बार गुणा करने पे 625, तो इधर भी 2 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा। यानी जितना बार गुणा किए हैं तो कहेंगे 2 बार गुणा किए हैं, वही आपका समय हो जाएगा। कितना बार आप गुणा करके बनाए हैं वही आपका समय हो जाएगा। तो इसका 25 का आपस में 2 बार गुणा, इसीलिए 2 बार। अगर 3 बार गुणा करते तो समय 3 साल बताते। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। समय 2 वर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर, एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 35% कम हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या है। अगर किसी चीज को परसेंटेज बढ़ाता है फिर घटाता है, तो अब ए बी बेस्ट तरीका होता है, ए बी तरीका से लगाइए, रेशियो मेथड, तमाम तरीका है, लेकिन आसान तरीका यही है कि एक बढ़ता है दूसर का घटता है, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो आप इस तरीके से लगाएंगे, a + b + a × b बटे का 100। ए का मतलब याद रखिएगा, अगर जहां पे कमी रहेगा वहां पे माइनस चिन्ह लगाएंगे, जहां पे वृद्धि रहेगा तहां पे प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे 70% बढ़ जाता है तो +70, माइनस कितना 35 कम हो जाता है तो 35। इसके आगे प्लस माइनस जो भी रहता है, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस था यहाँ प्लस था, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस रखा। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर इसी को आपस में गुणा करके रखते हैं। अब बटे का नीचे फार्मूला से 100 हो जाता है। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 70 में से 35 घटाएंगे तो 35, ये माइनस है तो माइनस, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 35 सते 245 होता है, 35 सते 245 होता है। 10 से भाग करेंगे तो नहीं, 24.5 आ जाएगा, 24.5। तो जब भी 35 में से जब 24.5 घटाएंगे तो वही आपका आंसर आएगा। प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। एक चीज याद रखिएगा, दशमलव के बाद जब आप 5 लगाओ तो आप 24 न घटाएं, डायरेक्ट 25 घटाएं। क्या समझे, क्योंकि 24.5 है तो आप 24.5 को न घटाएं, डायरेक्ट 25 घटाइए। तो 35 में से 25 घटाएंगे, बचेगा 10। अब कितना अधिक घटा दिए थे 5, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, यानी 10.5% की वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब ये है कि आपका मान प्लस में आया, इसीलिए वृद्धि। ये माइनस में आता तो कम ही बताते। तो 10.5% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न कई बार प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में कई तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हटा देते हैं। मेंसुरेशन में भी इस टाइप के आ जाता है पढ़ाने के लिए, तो मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन बनता है, तो परसेंटेज लॉ माने छूट में भी इस टाइप के प्रश्न कई बनते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है 263 के पावर 149 प्लस 263 के पावर 150 प्लस 263 के पावर 151 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबका इकाई अंक 3 3 3 है, तो क्या बनाएंगे? तो सबसे देखिए क्या करते हैं, जब भी आपसे इकाई अंक पूछेगा पावर के रूप में, तो पावर में हमेशा 4 से भाग करते हैं। कितने से भाग? 4 से। 4 से भाग इसलिए करते हैं कि 4 घात के बाद संख्या रिपीट होने लगती है। जैसे समझिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे चार, कोई नहीं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। इसके बाद से जो भी संख्या आप लिखेंगे वो संख्या फॉर्मेट रिपीट करेंगे। जैसे
एक 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब 16। अब जैसे इसके पास लिखेगा ना 2 के पावर 5, तो ये संख्या फिर रिपीट होने लगेगी, यानी फिर 2 आ जाएगा। 2 दूना के 4 दूना 8, 16 दूना के 32, इन्हें इकाई अंक कितना 2। इसीलिए कोई भी संख्या का घात 1 से लेकर 4 तक रखते हैं तो इकाई अंक अलग अलग आएगा, लेकिन चौथा घात के बाद जैसे 5वां घात आप रखते हैं तो वही संख्या फिर इकाई अंक 2 4 8 फिर ऐसे ही रिपीट होने लगता है। इसीलिए इकाई अंक जब भी आप निकालते हैं तो उसके पावर में आप 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4 अंक के बाद संख्या रिपीट होने लगती है, तो 4 अंक के बाद भाग करते हैं, जो शेष बचता है वह इकाई अंक के पावर पर चढ़ जाता है, फिर उसका वर्ग करके या जो भी वर्ग बनेगा या क्यूब बनेगा उसका इकाई अंक लेकर हम जोड़ के कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे ये तो आपको समझाने के लिए पूरा ब्यौरा मैंने बताया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन को समझ जाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से, क्योंकि इसी तरह का लेवल पूछा जाता है। तो 263 के पावर 149 है, मैंने एक छोटा सा ले लेता हूँ। 263 के पावर कितना है 49, 149। इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 2 बचा 29, 4 7 28, 1 शेष बचा। और 3 के पावर 1 का शेष मतलब 3 के पावर 1 हो जाएगा प्लस। अगला में देखिए 150 है, तो सिंपल से बात है, 149 था तो 1 बच रहा था, एक वो अधिका है तो 3 के पावर 2 बचेगा, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे प्लस। अगला में 151 है, तो 149 पे 1 बच रहा था, तो 49 से 51 जो जाएंगे तो 49 50 51, 3 अधिक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर, और भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 3 4 से 3 बचेगा, 3 के पावर 3। मैंने 4 से भाग देखे इस फॉर्मेट में, 3 के पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9, 3 3 9 3 27 का इकाई अंक 7। मैंने सिर्फ इकाई अंक लिया क्योंकि इकाई अंक पूछा है। 3 का क्यूब करेंगे, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे 27 का इकाई अंक 7, 9 3 12 7 19, 19 लिखेंगे तो इकाई अंक 9 होगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। हमें इकाई अंक पूछा था तो इकाई अंक लेकर ही हल करेंगे, तो इकाई अंक इसका 9 है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 9 होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी है, जिसमें ए 100वां स्थान पर, बी 10वां स्थान पर तथा सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ए बी सी फिर ए बी सी रूप में पुनः लिखा जाए, यानी कि एक 3 अंकों की संख्या है, रिपीट फॉर्मेट में लिखा गया है, पुनः लिखा गया तथा इसे 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन शानदार है, यूपी कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन भी गजब का दिया है, कोई अंक नहीं, ए बी सी बी ऐसे करके घुमा के दिया। कैसे सोल्यूशन इसका क्या होगा आइए बताते हैं। सबसे पहले संख्या जो है 7 11 13, ये तीनों आपस में अभाज्य संख्या है, यानी ये किसी से नहीं कटेंगी, स्वयं से कटेंगे और एक से। ये अभाज्य संख्या का परिभाषा है। इनका जैसे एलसीएम आप निकालेगा लघुत्तम समापवर्तक, तो इनका मल्टीपल ही एलसीएम होगा, तो मल्टीपल इसका आएगा 1001। 7 11 13 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1001। अब ये कह रहा है कि ये संख्या जो है मैं इसी को लिख देता हूँ, इसी संख्या को मैं लिखता हूँ, यानी कि इसका गुणा कीजिएगा आपस में, तब वो 1001 होगा। इसी को पुनः लिखना है तो पुनः इसी को लिख लीजिए, चाहे ए बी सी लिख लीजिए। ए बी सी क्या है, ए बी सी यही संख्या है आपस में गुणा करके। एक बार मैंने गुणा करके लिखा, एक बार इस रूप में लिख लिया। अगर इसी के लघुत्तम समापवर्तक से भाग देंगे तो इसका लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य है, तो इनका गुणनफल ही तो लघुत्तम समापवर्तक होगा। इसका लघुत्तम समापवर्तक ये होगा, इससे ही कट जाएगा, पुनः वही चीज हमको मिलकर निकल के आ जाएगा ए बी सी। तो मैं क्वेश्चन में आपको यही समझाने जा रहा हूँ, कोई संख्या रिपीटेशन फॉर्मेट में हो और वो अभाज्य संख्या हो और उसके लघुत्तम से जब भी भाग करेंगे तो जो संख्या है वही पुनः प्राप्त हो जाती है, अतः जो संख्या ए बी सी है वही पुनः मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हो जाएगा, यानी जो फॉर्मेट में संख्या है वही इसका आंसर भी हो जाएगा, अगर लघुत्तम समापवर्तक गुणा करने पर वो अगर अभाज्य संख्या रहेगा तब। तो क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि 7 11 एक फॉर्मेट बनता है, इनका गुणनफल 1001, इन संख्या को आपस में ए बी सी के फॉर्मेट रखेंगे तो आपस में गुणा करेंगे, वो भी 1001, पुनः रिपीट किया तो मैंने डायरेक्ट संख्या के बदले ए बी सी लिख दिया। क्यों ए बी सी लिखा, क्योंकि भाई संख्या तो हमसे पूछा नहीं, इससे कट जाएगा तो वो तो बचेगा, यानी वही संख्या बच जाएगी, वही संख्या बचेगा, यानी वही संख्या ए बी सी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं।
इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा हाई लेवल का दिमाग न लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर आप दे सकते हैं। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 49 के पावर 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा। शेषफल पर आधारित, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो शेष पे आधारित कई ऐसे टाइप होते हैं, शेषफल निकालना घात के पावर के रूप में तमाम तरीका से पूछा जाता है, लेकिन बेस्ट तरीका आइए सीखते हैं। अगर 49 के पावर 61 है, मैं इसको 35 से भाग करूंगा तो शेष क्या आएगा। शेष मतलब रिमाइंडर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो जो ये पावर है या तो आपको सम मिलेगा या तो ये पावर आपको विषम मिलेगा। याद रखिएगा, ये जो कोई भी संख्या के पावर जो घात होगा या तो सम मिलेगा या तो फिर विषम मिलेगा। अगर सम रहेगा तो आपको घात को तोड़ना है 2, 4, 6, 8 इस तरह, यानी कि घात अगर सम रहेगा तो वहां पे 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, इस तरह आपको तोड़ना है। अगर वही विषम वाला घात होगा, जैसे यहाँ पे विषम होगा तो विषम पे आपको क्या रख के तोड़ना है, 1, 3, 5, यानी कि 1, 3, 5 कब ये रखेंगे, जैसे मान लीजिए 49 के पावर 1 रखेंगे तो 35 से भाग नहीं जा रहा है, तो उससे जो 1 की जगह पे हम घात 3 रखेंगे। इस तरह इसका नियम चलता है। तो यहाँ पे कहेंगे सर घात तो विषम है तो क्या 1 रखेंगे, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 49 के पावर रखेंगे 1, और 49 के पावर 1 का मतलब 89 होता है। इसमें जैसे 35 से भाग करेंगे तो 5, 9, 9, 5, 14, शेषफल 14 आ जाएगा, जो कि प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि 49 में 35 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, बाकी घटाने के बाद वही शेषफल आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट बनता है रिमाइंडर, अर्थात शेषफल आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह के प्रश्न का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी संख्या जिसे वह सबसे बड़ी संख्या जिससे संख्या 275 और 146 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचता है, वह संख्या क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या का नाम लिया तो आपको माइंड में आना चाहिए कि इस तरह में हमेशा HCF निकालते हैं। और 275 146 को भाग दे रहा उस संख्या से ना, तो 5 और 6 शेष बचता है। तो 5, 6 जो एक्स्ट्रा बच रहा है शेष, इसको घटा देंगे तो दी गई संख्या से वो कट जाना चाहिए। ऐसा आपको उल्टा सोचना है और ऑप्शन मेथड का यूज करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे 275 कोई संख्या है और अगली जो संख्या है वो 146 है। जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या नहीं HCF से भाग कर रहे हैं इसमें शेषफल 5 बच रहा है, इसमें 6 बच रहा है, इसमें 5 घटा दीजिए, इसमें 6 घटा दीजिए। 5 घटाएंगे तो 270, 6 घटाएंगे तो 140। अब दी गई संख्या यानी 900 से ही कटना चाहिए, वही संख्या होगा। तो देखिए दोनों में 0 है, यानी कि इतना है कि कहीं ना कहीं 10 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ 10 दिया है, अतः कह सकते हैं कि सर इन दोनों का जो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वह 10 होगी। 10 से इसमें भाग करेंगे 5 शेषफल बचेगा, 10 से 146 में भाग करेंगे तो 6 शेषफल बचेगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात वो 910 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, बन जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है के बराबर है, तो इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। जब भी औसत पूछे तो औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, अर्थात 69 जो है ये बीच वाली संख्या है। 3 संख्या है तो 3 बना लीजिए। सम का है कि विषम, तो क्वेश्चन में क्या है विषम संख्या, और सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 69 के पहले विषम संख्या 67 पड़ेगा और इसके पहले 71 बनेगा, तो सबसे छोटी संख्या 67 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको भी हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रैकेट में 0.23 के पावर वैकुलम, यानी इसको बार बोलते हैं, यानी 0.23 के पावर बार प्लस 0.63 के पावर बार प्लस 0.15 के पावर बार का सरलीकरण कीजिए। एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसको अलग अलग तरीका से 12 हटाइए 9 लगाइए तमाम तरीका से लगाते हैं, वो भी तरीका सही है लगाने का, क्योंकि बेसिक तरीका है। पेपर में कई ट्रिकें भूल जाते हैं तो ये मेथड आना चाहिए, लेकिन और भी क्या स्मार्ट तरीका है लगाने का, तो बिल्कुल है। आइए बताते हैं कैसे। दोनों 2 स्थान पे बार है तो ये तो फिक्स है कि बार हटता है तो नीचे 9 लगता है, यानी कि 2 गो बार हटा 2 गो 9। अब जो संख्या जोड़ने का है सबको जोड़ते चले जाइए, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 3 11, 11 को 1 रखिए, हासिल 1 रखिए, उसको जोड़ना है। आगे
एक में 6 जोड़ेंगे 7, 7 2 9, एक हाथ से जोड़ेंगे 10, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 101/99। आइए ऑप्शन देख लेते हैं किस में बन रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में बढ़ रहा है, क्योंकि भाग देंगे जब तो 99 कम 99 2 शेष बचेगा, इतने आपने भाग दिया। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ये होगा। तो जब भी आपसे सिंप्लीफिकेशन के लिए इस रूप में देगा तो आपको इसी तरह जोड़ के आंसर निकालना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपाते y का मान 2:3, y अनुपाते z का मान 4:7 और z अनुपाते w का मान 7:3 हो तो x y z तथा w का अनुपात ही बनाना है, क्योंकि अनुपात समानुपात जब आप लेसन पढ़ते होंगे तो अनुपात बनाकर कुछ पूंजी को बंटवाता है बराबर हिस्सों में, या कहेगा सी का हिस्सा ए से इतना कम है। अलग अलग इसमें भी कई प्रॉपर्टीज बनती हैं, लेकिन अगर इस आपको अनुपात समानुपात का अच्छा से अध्ययन किए हैं, पढ़े होंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन को बना लेंगे। तो सबसे पहले 4 फॉर्मेट है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है, इन्हीं का अनुपात। तो पहले एक्स वाई का अनुपात दिया है 2:3, यहाँ पे लिखिए 2:3। अगला स्टेप क्या करते हैं कि इस लाइन में इसके नीचे के लाइन से स्टार्ट करते हैं। वाई जेड का मान है 4 7, तो वाई का मतलब 4, इसका मान हो गया 7। फिर जेड डब्ल्यू का 7 3 है, तो यहाँ पे जेड डब्ल्यू का 7 3। जितना स्टेप रहता है उसके नीचे रखते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है तो इसके बगल में 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ये 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यानी जो खाली स्थान रहता है उसके बगल वाला चीज आ जाता है। गुणा कर लीजिए, 2 चौके 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 सत्ते 3 चौके 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 सत्ते 147 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21 63 हो जाएगा। अब इसको आपस में काटिए। एक चीज ध्यान दीजिए, सब में 7 कॉमन है, यानी 7 से कटेगा। 60/56, 7 से 12 सत्ते 84, 7 दूना की 14, 7 एकम 7, 7 9 63, यानी क्वेश्चन का जो अनुपात बनेगा 8 12 21 9 का फॉर्मेट बनेगा। आइए देख लेते हैं। तो 8 12 21 9 का फॉर्मेट ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन ऑप्शन से भी निगलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा से ऑप्शन नहीं कट रहा है, इस तरह इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि किस तरह आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, जिससे वह खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% का धोखा देता है। तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सोच के देखिए ना, एक दुकानदार है, जब खरीदने गया तब वो 10% का घपला कर लिया और 15% का बेचते समय घपला कर, तो टोटल इसको लाभ ही तो मिला। तो जब भी लाभ मिलता है तो दुकानदार को जब भी इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो हमेशा एकल बट्टा का यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 15, कितना, मतलब जिस तरह दो, ये बताइए सोच के देखिए, एक पर 10% कमाया, फिर दूसरे को कह दिया तो 15%, दोनों वृद्धि है। तो जब भी दोनों वृद्धि रहेगा यानी बढ़ता हुआ, तो आपको बस इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन को लगा देना है, बटे के 100। अगर इस फॉर्मेट पर लगा देंगे तो आंसर पूरा, अगर पूरा फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो पूरे मतलब उसके लगभग में अप्रोक्स में आंसर यहाँ तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है बेईमान की दुकानदारी वाला बेस पे क्वेश्चन जब आता है। तो क्वेश्चन कर रहा है पहले 15% का पहले 10% का धोखा देता है, तो जब धोखा देता है तो फायदा तो दुकानदार को हुआ ना, फिर 15% का धोखा देता है तो भी दुकानदार को फायदा। तो एक्चुअली में कुल मिला जुला के दुकानदार को फायदा ही हो रहा है। तो टोटल 15, पहले 10%, यहाँ पे 10 प्लस 15 तो 15 प्लस 10 गुणे 15 बटे का 100 कर दीजिए। 15 10 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ प्लस तो प्लस, 1 0 से 1 0 भाग करेंगे तो 1.5, जैसे 1.5 जोड़ेंगे तो 26.5 आ जाएगा, यानी इतने का लाभ होगा दुकानदार को। आइए ऑप्शन देखेंगे तो कहेंगे सर ऑप्शन में 26.5 तो है ही नहीं, तो दूसरा स्टेप 26.5 के कौन से इर्द गिर्द ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन देखेंगे तो 22.4, ये तो बहुत दूर हो जा रहा है, लेकिन 27.7 क्वेश्चन के लगभग में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा
वो होगा 27.7%। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में भी तमाम तरीके से आए हैं। मैंने इसी तरह इसको सिखाया है कि आपको कभी भी ए बी रूल से लगाइए, इसके अप्रोक्स में जो आंसर आएगा उस पे चलिए। 100% मैं लिख कर देता हूं, उसका आंसर यही होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन का 27.60% क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। तो जब भी खरीदते समय घपला करें, बेचते समय घपला करें, तो ये भी वाला रूल कंसेप्ट याद रखिएगा, तुरंत आंसर। कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट 26.5% आपका आंसर में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वही आंसर टिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं